ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरिक एसिड के विषय में। मित्रों, यूरिक एसिड क्या है, इसका लेवल क्या होना चाहिए, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, इसका समाधान आप कैसे कैसे कर पाएंगे। क्योंकि मित्रों, आप जिनको यूरिक एसिड बढ़ने की भी शुरुआत हुई है या जो बिस्तर पर आ चुके हैं, आप किसी भी स्थिति में आप सालों दवाइयां खा चुके, अपने रिपोर्ट भी निकाले और आप दवाइयां खाने के बाद भी आप जैसे जैसे दवाइयां खाते गए रोग बढ़ता गया, आपको समाधान नहीं मिल रहा, अब आप बिस्तर पे आ गए। मित्रों, आप किसी भी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता यदि आप हमारे निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो जो शुरुआती स्टेज पे हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और जो बिस्तर पर भी पड़े हैं मित्रों, मैंने उनको भी ठीक किया है। बस डिपेंड करता है कि आप कितने निर्देशों को ध्यान से सुन के, समझ के और अपनी जिह्वा पर कितना नियंत्रण करके उन निर्देशों का पालन करते हैं। और यदि आप कर लेते हैं तो आप पुनः चलने फिरने, अपने काम करने योग्य हो सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवा के, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है दवा मुक्त भारत। क्योंकि दवाइयां तो बहुत खा चुके हो, समाधान नहीं हुआ है। तो मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपको कहाँ कहाँ आगे वीडियो देखने हम वो भी बताएंगे, क्योंकि हमारा एक वीडियो देखने से काम नहीं होता, हमारी पूरी श्रृंखला देखनी होती है, ताकि आप अपने रोग को समझ के उसका जड़ से समाधान कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं यूरिक एसिड कितना होना चाहिए। मित्रों, नॉर्मली महिलाओं के शरीर में जो यूरिक एसिड की मात्रा मानी जाती है 2.6 से लेकर 6 mg तक हो तो सामान्य माना जाता है। वहीं पुरुषों में 3.4 से लेकर 7 mg तक हो तो सामान्य माना जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं है, ये नॉर्मल है। पर हाँ, इससे जब लेवल बढ़ता है तो धीरे 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 समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब मित्रों, यूरिक एसिड क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। जब हमारी शरीर में हमारी जो किडनी है ना, वो हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं ना, जैसे हमारे अंगों में जहाँ भी जो भी है कचरा निकालने का काम किडनी करती है, और हम जो भोजन खाते हैं उसमें से अवशोषित करने का काम भी किडनी, अवशोषित होकर किडनी की तरफ जाता है और उसके माध्यम से वो हमारे खून में पहुँचाने का काम भी वहीं से होता है। तो जो कचरा निकालना है वहाँ से निकलता है। अब ये कचरा जो निकल नहीं पा रहा है, ये कचरा जो किडनी में संग्रहित रह जाता है, वही कचरा हमारे रक्त में वापस मिल जाता है और वो पुनः हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और वो हमारे जोड़ों में जाके, संधियों में जाके जाम हो जाता है। जोड़ यानी कि जो ये है ना, जहाँ ये मुड़ते हैं, ये सब जोड़ और संधि कही जाती हैं, इनमें जाके जाम हो जाते हैं। संधि, ये छोटी छोटी संधि और बड़ी बड़ी संधियां भी हमारे शरीर में, तो उनमें जाके जाम हो जाता है। तभी ऐसी स्थिति में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ कहा जाता है। अब यूरिक एसिड के लक्षण क्या होते हैं पहले वो समझ लें, ताकि आपको इसको समझ के आगे समाधान करने में आसानी हो। मित्रों, सबसे पहला इसमें जोड़ों में दर्द आता है, यानी कि शुरुआत में छोटी छोटी जो संधियां होती हैं उसमें दर्द होता है, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी संधियों में भी दर्द आने लग जाता है और पैर में, एड़ी में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। उठने बैठने में समस्या होती है, मतलब लोगों से उठा बैठा नहीं जाता, उठते समय आ, बैठते समय आ हो जाती है। और बैठने में तो एक बार बैठ भी जाओ, पर जब खड़े होने जाते हैं तो उनसे जल्दी खड़ा नहीं हो जाता है, कोई पकड़ के उनको खड़ा कर पाता है। तो ये छोटी छोटी समस्या से धीरे धीरे बड़ी बड़ी समस्याएं भी बढ़ने लग जाती हैं। उसके अलावा मित्रों, जो जोड़ होते हैं ना, वहाँ गांठ जैसा बनने लग जाता है, जैसे, और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कैसे भी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। और जो उंगलियां आती हैं ना, उनमें सूजन हो जाती है, साथ में लाल लाल हो जाता है और उसमें चमक जैसी बन जाती है। किसी को लाल हो जाता है, अब डिपेंड करता है आपकी स्किन का कलर कैसा है, तो लाल लाल जैसा और चमकदार वो दिखता है और सूजन होती है, क्योंकि सूजन के बाद अक्सर वो अंग चमकने जैसा लग जाता है, स्किन जो फैल जाती है, तो उसमें दर्द भी होता है, दबाने से भी दर्द होता है। तो ये पीड़ा बहुत भयंकर होती है। उसके बाद मित्रों, ऐसी स्थिति में कभी कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है, शरीर का कांपना, यानी कि जब आप ये होता है तो अब जोड़ में जान तो बची नहीं है, तो शरीर कई बार कांपने लग जाता है और ऐसे लोगों को अत्यधिक प्यास लगती है। अब उसका कारण बता दो मित्रों, जो आपके बॉडी में विषाक्त पदार्थ हैं उनको निकाल नहीं पा रही है किडनी, इसका मतलब पहले से आप पानी कम पी रहे हो, तो वो आपको अत्यधिक प्यास के रूप में, कई बार समाधान के रूप में, वो समाधान का रूप भी है मित्रों। यदि ज्यादा प्यास लग रही है, आप पानी पीजिए, कई बार लोग पेशाब करने जाना पड़ेगा, इस चक्कर में पानी नहीं पीते, तो ऐसी गलती मत करिए, पानी पीजिए ताकि ये आपकी स्थिति निकल सके और आप इसमें समाधान कर सकें। वही मित्रों, ये जो समस्या रात को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार बेचैनी, घबराहट और नींद नहीं आने की स्थिति भी बन जाती है। क्योंकि आपको बता दूं, आप दिन भर काम करते हैं, कुछ यदि चल फिर रहे हैं तो काम करते हैं, समस्या नहीं होती है, और दिन भर औरों में आप उलझे रहते हैं, कुछ काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको देखते रहते हो तो उतना माइंड वो नहीं करता है। लेकिन जब रात को आप सोने जाते हो, शांति हो जाती है, कुछ काम नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में फिर दर्द ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि दिन भर काम के बाद जब थकान होती है तो कई बार दर्द ज़्यादा महसूस होती है, तो ये कई बार रात में बेचैनी, घबराहट आदि दे जाता है और नींद नहीं आती है।
तो हमने इसके आपको मुख्य लक्षण बता दिए। अब मित्रों जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना, उसके आगे कई बार किसी किसी की किडनी भी फेल हो जाती है, क्योंकि जब आपका कचरा निकल नहीं आया तो आपकी किडनी जो जाम हो जाती है उसी में आपको ये समस्या और बढ़ जाती है। शुरुआत में जोड़ों में होती है, फिर कई बार पूरे शरीर में ही सूजन आ जाती है। जब किडनी फेल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बन जाती है। तो ये हमने आपको इसके कुछ लक्षण बता दिए। अब हम इसके कारणों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कारणों को समझे बिना कभी भी किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात मित्रों, जो आजकल मैं हर वीडियो में कहती हूँ, और आज कोरोना से डर हो, चाहे किसी भी बीमारी से आप डरे हो, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के आप शिकार हो, कोई भी बीमारी के शिकार हो, तो अधिकांश एक समस्या पाई जाती है कि मुंह से सांस चलती है। जी हाँ, जब आपके मुंह से सांस चलती है तो एक स्थिति क्या बनती है, आप उसको नोटिस करिए, वो आपको समझ में आएगी। क्योंकि यूरिक एसिड एक ये रूप भी है, ये रूप आपको कोई बताएगा नहीं, किसी डॉक्टर के पास ये रूप आपको नहीं मिलेगा, पर मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है कि मात्र नाक से सांस चलने लग जाए, उसमें भी बहुत से लोगों का यूरिक एसिड ठीक होने लग जाता है। तो क्या होता है मित्रों, नाक से जब सांस नहीं चलता ना, तो जो आप मुंह से सांस लेते हो ना, आपने देखा होगा जब आप रोते हो या कुछ भी करते हो, ऐसे करो तो ऐसा लगता है सर के ऊपर से कुछ टपक रहा है। तो ये जो सर के ऊपर से कुछ टपक रहा है जैसा महसूस होता है ना, ये जो टपकता है ये हमारे बॉडी में कफ का काम करता है। नहीं, कफ है ये। अब ये कफ जो है ना मित्रों, ये कैसा है, नॉर्मल कफ है, ये हमारे बॉडी में अमृत का काम करता है, ये हमारे लिए अमृत कहा जाता है। अब ये जो हमारे शरीर में जाता है ना, कैसे जाता है, इसका ये जब मुंह से ऊपर से तालू से उतरता है तो एक गले के माध्यम से हमारी छाती में और हमारे जोड़ों में, कुछ पेट में जाता है, कुछ छाती में भी जाता है, क्योंकि रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। यदि संस्कृत है, यानी कि संस्कृत यानी कि इसमें कोई विकार नहीं है, तो ये हमारे पूरे शरीर मतलब फेफड़ों को भी लुब्रिकेंट देता है, तो हमारे फेफड़े अच्छे से काम कर पाते हैं। वही हमारे पूरे शरीर के जोड़ों में ये भी जाता है ब्लड के माध्यम से, तो हमारे जोड़े ठीक से काम करते हैं। लेकिन ये संस्कृत कब रहता है वो बता दूं, जब आपकी नाक से सांस चलती है, तो जो नाक से सांस चलती है ना मित्रों, जो बाहर का कचरा है वो यहीं अटक जाता है। आपने देखा होगा नाक में छोटे छोटे से बाल है ना, उसी में वो कचरा अटक जाता है, वो कचरा हमारा आगे नहीं जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो कफ जो ऊपर से जो हमारा अमृत झड़ता है ना, वो हमारे पूरे शरीर को संस्कृत करता है और अच्छा पोषण देता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा, उससे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है और हमारा पूरा शरीर लचीला स्वस्थ रहता है। लेकिन जब नाक से सांस नहीं चलती, इनकी मुंह से सांस चलती है, तो क्या होता है कि वो विकारित हो जाता है, क्योंकि वो कफ तो है पर उसमें हमारे जो मुंह से सांस चलने के कारण से जो बाहर की धूल मिट्टी है, जो कीटाणु है, वो सब हमारे साथ में उसके मिल जाते हैं, जिसके कारण से वो विकृत हो जाता है और वही हमारे फेफड़ों में जाके फेफड़ों को जाम करता है, जिसमें कहते हैं ना कई बार फेफड़ों में पानी भर जाने जैसी बहुत सारी समस्याएं जाती है, और जोड़ों में पहुंच के जोड़ों को जाम करता है और हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को पूरा खत्म कर देता है, बॉडी को हार्ड बना देता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं नाक में तेल डाले बिना कोई भी रोग का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप नाक में नियमित तेल डालना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप अपने किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाक से सांस चलना अधिकांश समस्याओं का समाधान आरंभ में ही कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, दूसरा जो हमने बड़ा कारण पाया ना, धुएं वाला तला भुना भोजन। अब धुएं वाला तला भुना भोजन का अंतर मैं आपको बता दूं, ये जो आप कढ़ाई में या तवे पे जो भोजन बनाते, जो पराठे बनाते, जो कढ़ाई में तला हुआ भोजन बनाते हैं ना, इसमें जो धुआं उठता है मित्रों, आप नोटिस करिए, जो उस कढ़ाई में आप कहीं बाजार में कुछ खाने जाते हैं, वहाँ देखिए कढ़ाई के बाहर कितना काला काला चिकट चिकट लगा होता है, वही यूरिक एसिड है। अब आप बोलेंगे वो तो कढ़ाई में लगा, हमारे पेट में कहाँ चला गया? तो जो धीरे धीरे जलता है ना मित्रों, वो आप जो खाते हो ना उसके साथ में आता है, वो तेल के रूप में, तेल में वो चिपक के साथ में आता है, वो उस पदार्थ में चिपक के, तो जब आप खाते हो तो आपके शरीर में जाता है, वो जो शरीर में जाता है, क्योंकि कहा ना जो हम खाते पीते हैं वही हमारे बॉडी में पोषण या दूषण के रूप में आता है, तो वो जो आप खाते हो तो उससे वो अवशोषित होकर किडनी में जाता है और वो जब जोड़ों में जाता है तो वो समस्या पैदा करता है। वही मित्रों आज एक चलन और चला है कि कुछ चीज़ों में वो बटर या घी या तेल वगैरह लगा देते हैं, उसको सीधा जलाते हैं। अब आप लगा के जला रहे हो तो वो ओवन में या कहीं उसमें रख के वो जलाते हैं, जिससे ऊपर का वो थोड़ा थोड़ा जल जाता है। तो मित्रों ये भी आपके लिए यूरिक एसिड का काम करता है। भुना हुआ नुकसानदेह नहीं है कि खाली भुना हुआ है ना तो हम ऊपर का छिलका निकाल दें, उसके अंदर नुकसानदेह नहीं है, पर जो इस तरह तेल घी का जो भुना हुआ होता है ना मित्रों, वो बहुत ही घातक होता है। इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें जिसको ग्रिल, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे पता नहीं है, पर वो सींक में डाल के वो कुछ ऐसे लगा देते हैं, उसमें के ऊपर घी तेल जूस लगा होता है, वो मक्खन, वो उसको जलाते हैं, उसके बाद वो खाते हैं, वो यूरिक एसिड बना देता है मित्रों। ये बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद मित्रों प्यूरिन
फूड जो होता है ना वो बहुत घातक होता है। प्यूरिन फूड मतलब जैसे चिकन है, मटन है, बीफ है, खरगोश का मांस है, मछली है, जितने भी मांसाहार है ना मित्रों, ये सब के सब हमारे लिए हानिकारक हैं। ये यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारे दांतों की बनावट उन जानवरों जैसी नहीं है जो मांसाहार करते हैं। मांसाहारी जीव अलग होते हैं, हमारा जीव अलग है मित्रों। हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र भी बताते हैं। और मनुष्य के लिए उसका बॉडी वैसा नहीं बना, इसलिए कई बार कुछ लोगों को पसीना नहीं आता तो भी स्थितियां बन जाती हैं। और वो पसीना कुत्ते को भी नहीं आता, क्योंकि वो मांस खाता है, उसको लार से टपकाना पड़ता है, मुंह से लार टपकानी पड़ती है ताकि उसके पसीने का काम हो जाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो मांसाहार यदि आप लेते हैं तो उसको पूरी तरह से बंद कर दीजिए। उसके बाद मित्रों, अधिक आयरन वाली चीज़ें अभी आपको नहीं खानी है। हाँ, खून की कमी हो सकती है, पर क्या है ना, अधिक आयरन वाली चीज़ें खाने से अभी कुछ लीवर भी आगे पीछे हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार कुछ समस्या और बढ़ जाती है, तो अभी आपको नहीं खाना है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको भी यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। उसके अलावा थायराइड के पेशेंट को भी कभी कभी समस्या हो जाती है, और जिनको कब्ज रहती हो, मोटापे की समस्या हो, उनको भी यूरिक एसिड कई बार बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मित्रों, कब्ज जो है ना पेट साफ नहीं होने देता है, यानी कि पेट साफ नहीं होते तो कब्ज होता है, दोनों एक उल्टा मैं बोल गई। तो कब्ज है, इसका मतलब पेट साफ नहीं है। और मित्रों, ये जो रोग है ये वात और रक्त जब दूषित होते हैं तब यूरिक एसिड बढ़ता है। तो जब ये वात जो है ना मित्रों, हमारी जो आंतें हैं ना वो वात का केंद्र मानी जाती हैं। तो जब कब्ज बनेगी तो आंतें साफ नहीं हो रही हैं, इसका मतलब वात आपका बढ़ रहा है, और ये आपको पूरा का पूरा परेशान करेगा। इसीलिए कब्ज नहीं रहनी चाहिए। और कब्ज नहीं रहने के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। अब मित्रों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि ये जो आपका कचरा बाहर नहीं निकलता तब ये समस्या होती है। अब मित्रों, कचरा निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है किडनी के लिए? पानी पीना। क्योंकि आजकल लोग एसी घरों में रहते हैं, एसी मॉल में घूमते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, ऑफिस भी एसी है, ज़्यादा गर्मी कहीं पाला पड़ता नहीं है तो प्यास लगती नहीं है। तो मैंने देखा है लोग दिन भर में 1.5-2 लीटर पानी जैसे तैसे करके पीते हैं, और वो भी कभी कभी तो 3-4 ग्लास पानी भी लोग पी के पूरा दिन निकाल देते हैं। अब आप सोचिए 3-4 ग्लास पानी किसको बोला आपने? और ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि आपके शरीर से कचरा निकल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आप पानी कम पीते हो इसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में विषाक्त पदार्थ बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जो यूरिक एसिड में कई बार परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि पेट साफ नहीं होता, पानी कम पीने से पेट साफ नहीं होता, टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते, जिससे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, और बहुत सारी समस्या, मतलब मूल जो जड़ है ना वो पानी कम पीना बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमने आपको बता दिया कि इस रोग के कारण क्या है। इसके अलावा आपके पास और भी कारण हो सकते हैं, पर हाँ, कारण कोई भी हो, समाधान हम जो बता रहे हैं उससे आपको समाधान पक्का मिल जाएगा। अब आपको जो सावधानी रखनी है वो क्या कर रखनी है, मैं आपको पहले वो सावधानियां बता दूं। मित्रों, आपको मांस किसी भी जीव का अभी नहीं खाना है, क्योंकि मांस पचने में भारी होता है, और पचने में भारी होने के कारण से वो कब्ज का कारण भी बनेगा, जिससे आपका पेट साफ नहीं होगा, जो वात को बढ़ाएगा और प्लस आपके रक्त को भी दूषित करेगा। इसलिए आपको मांस अभी सेवन नहीं करना है। आपको प्रोटीन डाइट अभी ज़्यादा नहीं लेनी है, यानी कि आपको ज़्यादा दालें नहीं खानी है। दालें आपके लिए उतनी अभी उपयोगी नहीं है। हाँ, समय आएगा, आप थोड़ा क्लियर हो जाओगे, उसके बाद आप दालें खा पाओगे, समस्या नहीं आएगी। और साथ ही आपको रिफाइंड तेल नहीं खाना, क्योंकि रिफाइंड तेल चिपचिप करता है। आप जो डब्बा घर में लाते यूज़ करते हो, आप उसको देख लीजिए आपका डब्बा कैसे चिपचिप कर रहा है। तो आपको रिफाइंड तेल का सेवन इस समय नहीं करना है। रिफाइंड तेल आपके लिए विष तुल्य है, वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके बाद मित्रों, आपको तेल में तली भुनी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा था, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। और साथ में ओवन में बनी हुई चीज़ें जिसमें ऊपर से तेल घी आपने लगाया है, नान खटाई वगैरह फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर हाँ, आटे की बनी नान खटाई और मैदे की नहीं चलेगी, तो आप उसका सेवन कर लेंगे तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। और इस समय आपको शराब या किसी और नशे का सेवन नहीं करना है, क्योंकि नशा जो है एक बहुत बड़ा रीजन होता है यूरिक एसिड बढ़ने का। क्योंकि शराब मैंने शुरुआत में बताना भूल गई थी कारणों में, तो आपको यहाँ बता दूं सावधानी के रूप में कि आप कोई भी नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या चरस, गांजा, जो भी है, या शराब जो भी आप पीते हैं, वो सब के सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके शरीर को, आपके ब्लड को दूषित करते हैं, जिससे आपके शरीर में और समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि आपके शरीर में चेतना नहीं रहती है, और इस समय आप कुछ भी करें तो आपको समझ में नहीं आता, कई बार वो चेतना शून्य हो जाता है, तो कई बार वो समस्या हो जाती है। इसलिए आपको कोई भी नशे का सेवन नहीं करना, क्योंकि नशे पर हमने अलग से वीडियो दे रखे हैं। अब मित्रों, आपको बता दूं, और अपनी समस्या को विस्तार से समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रोगों के कारण एक प्लेलिस्ट दी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। रोगों के कारण जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ना, उसमें आपको रोगों के कारण पर विस्तार से वीडियो मिलेंगे, नशे पर,
तला भुना जो खाते हो, तवे पे जो धुआं उठता है, उसके अलावा मैदे की चीज़ें जो आप खाते हो उससे पेट साफ नहीं होता है। तो ये सब वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई आपकी कब्ज का कारण क्या है। वही सारे कारण आपको आगे यूरिक एसिड बढ़ा गया, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों आपको अगली प्लेलिस्ट देखनी होगी स्वास्थ्य नियम की। स्वास्थ्य नियम आपको समझने पड़ेंगे कि आपको नाक में तेल डालने से क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमने सब चीज़ें करके बताई हैं। पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्यों पीना, क्योंकि जब तक पानी की मात्रा सही नहीं करते ना, कोई समाधान संभव नहीं है। ये दो मुख्य कारण चीज़ें हैं, जो बातें हैं जो आपको करनी है। नाक में तेल डालना और पानी सही मात्रा में पीना। आपके वजन के हिसाब से पानी पीना शुरू करिए। आप बोलेंगे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। आपका किडनी, आपके अंदर की सफाई तभी होगी, तभी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो एसिड वगैरह बढ़ गया वो सब तभी निकलेगा, क्योंकि आपने अभी तक पानी पीने में लापरवाहियाँ की हैं, इसलिए आप अभी ये परिणाम को भोग रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आप ठीक नहीं हो सकते। आपको ठीक होना है तो अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना होगा, छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएंगे। उसके बाद मित्रों आपको प्राणायाम करना है। अब आप बिस्तर पे पड़े हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, अगली प्रेडिक्शन में संपूर्ण प्राणायाम की दी है, उसको आप शुरुआत से वीडियो देखना चालू करिए। हमने बताया जो लोग नहीं बैठ सकते कैसे लेट के सांसों पे ध्यान कर सकते हैं, आप वहां से शुरुआत करिए और धीरे धीरे जैसे आपके बॉडी में ताकत आती जाए वैसे सहारा लेके बैठना शुरू करिए। उसके बाद धीरे धीरे सांसों पे ध्यान करने के बाद अनुलोम विलोम चालू करिए और जो प्राणायाम आप कर सकते हो, उद्गीत, उज्जाई, भ्रामरी, जो कर सकते हो वो आप धीरे धीरे करना आरंभ करेंगे। कितनी देर कर रहे हैं, आपको कितनी जल्दी ठीक होना। आप घंटे से लेकर 4-5 घंटे भी, क्योंकि आप बिस्तर पे पड़े हैं तो दिन भर कर सकते हैं, 4-5 घंटे भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद प्राणायाम में हमने बताया कि आपको क्या क्या और नई तकलीफें आ सकती हैं, सब आप सुन लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नई तकलीफें कभी कभी आती है, पर सारे वीडियो आपको समझेंगे, देखेंगे तो पता चल जाएगा, समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों आप यदि कर पाएं तो, क्योंकि जो बिस्तर पे हो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम आप कर लीजिए। अगली प्लेलिस्ट चलन चलन व्यायाम, उसमें सूक्ष्म व्यायाम हमने बताया कैसे आपको धीरे धीरे हाथों को मोड़ना है, धीरे धीरे फिर ये मोड़ना है, फिर धीरे धीरे आप हाथों को ऐसे मोड़ेंगे, तो धीरे धीरे आप मोड़ते जाएंगे। हमने आगे सारी चीज़ें बताई हैं, आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने जोड़ों को जो आप मूवमेंट देंगे ना, फिर धीरे धीरे आपका मूवमेंट बढ़ता जाएगा और आप अपने आप को ठीक करते जाएंगे। और एक बात बता दूं मित्रों, कुछ नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपने यहाँ से अपने आप को पकड़िए, थोड़ा दबाइए, थोड़ा सा दर्द सहन करिए, अपने आप को थोड़ा सा दर्द दीजिए और इस तरह से आप लेटे लेटे भी अपने हाथ ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। ये जब आप ऐसे करेंगे ना, इससे आपके पूरे हाथ पैर जो है ना, हाथ में पूरे बॉडी के पॉइंट होते हैं, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। पर हाँ, थोड़ा दबाएंगे तो आराम मिलेगा, कोई और दबाएगा तो पीड़ा ज़रा ज़्यादा होती है। थोड़ा तेल लेके आप अपने हाथों में ऐसे मालिश भी कर सकते हैं, पर सांसों पर ध्यान करेंगे। धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से आपको सुधार मिलेगा। इतने सारे वीडियो देखने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, पर आपको सारी चीज़ें समझनी है, ठीक होना है तो करना होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ कर चुके हैं, दवाइयाँ कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, समाधान नहीं मिला, इसलिए आप कर लीजिए, आपको पूरा समाधान मिलेगा। तो हमने आपको एक्यूप्रेशर भी बता दिया और धीरे धीरे आगे आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोड़ों मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट दी है, उसमें आपको जोड़ों के दर पर विस्तार से वीडियो और भी मिलेंगे, देखिए उसको भी समझिए तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा वो भी पता चल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं घरेलू उपचार आपको क्या क्या करने हैं। मित्रों जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपको दालें नहीं खानी है, पर आपको अनाज खाना है। तो आप क्या कहिए, अनाज में आप ओट्स खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं और जौ की चीज़ें आप खा सकते हैं। इन चीज़ों की आप हलवे बना सकते हैं, उबाल के या भिगा के थोड़ा उसको पीस लीजिए, उसका आप हलवा जैसा बना के खा सकते हैं। उसके अलावा मित्रों आप चाय पी सकते हैं, पर चाय आपको कैसी पीनी है मैं आपको बता दूँ। पुदीना, अजवाइन, हल्दी, दालचीनी, लहसुन, अदरक, इलायची, ये चीज़ें आप अलग अलग भी ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सब मिला भी सकते हैं और इसको आप एक चाय की तरह उबालिए और इसमें आप चाहें तो मीठे के रूप में हल्का सा बूरा या गुड़ डाल लीजिए। पर यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो गुड़ मत डालिएगा, तो फिर आप बूरा डाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़िए। नींबू आप निचोड़ के इसको आप, कई बार दांतों में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप सीधा एक काम करिए, उसको जीभ के सारे सीधा अंदर लीजिए, दांतों में टच ना हो उसका ध्यान रखिएगा। दांतों में कभी कभी टच होने से क्या होता है ना कि दांतों में खट्टापन आ जाता है, तो दांत में टच मत होने दीजिए, उसको सीधा उतार दीजिए। तो ये आपकी जो चाय है ना, ये आपके जोड़ों के दर्द में आराम देगी। मित्रों विटामिन सी जो है ना, नींबू जो है ना, वो आपके अंदर के जोड़ों को साफ करने में बहुत अच्छा काम करेगा। आपने देखा होगा होटल में भोजन के बाद नींबू पानी दिया जाता है गर्म करके, तो वही काम अभी आपका ये नींबू और ये जो चाय है ना वो आपकी कर देगी, जो हमने चीज़ों की बताई है चाय। हाँ, अब वो चाय आप मत पीजिएगा, वो चाय आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, चाय कॉफ़ी आपके लिए अच्छी नहीं है, उस रोगों के कारण प्लेलिस्ट में उस पर वीडियो दिया है। अब उसके अलावा मित्रों दूसरा प्रयोग हम आपको बता दें, बेकिंग सोडा आप आधा चम्मच ले लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में
आप डाल लीजिए, गुनगुने पानी में आप डाल लीजिए, उसको भी आप पिएंगे तो इससे भी आपके जोड़ों में क्लीनेस आएगी, साफ हो जाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। अब ये प्रयोग आप 2 हफ्ते कर सकते हैं। वैसे मित्रों एप्पल साइडर विनेगर यानी कि वो सेव का सिरका जो आता है ना, वो भी आप 2 चम्मच ले लीजिए, करीब 10 से 15 ml जिस आप ले लीजिए 1 गिलास पानी में, उसको भी आप 2 हफ्ते का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको खाली पेट लेनी है। उसके अलावा मित्रों एक प्रयोग है बथुए का रस। बथुआ जो है ना मित्रों बहुत अच्छी औषधि है। बथुए का रस आप ले सकते हैं, सुबह सुबह बथुए का रस निकाल लीजिए, उसको आप पी लीजिए, खाली पेट पीना है। उसके बाद मित्रों 2 घंटे आप कुछ मत पीजिए, 1 गिलास मतलब करीब 100-150 ml जितना बथुए का रस निकाल लीजिए, ये बहुत अच्छा है। अब उसके अलावा मित्रों आप बथुए का पराठे खा सकते हैं, बथुए का रायता खा सकते हैं, पर रायता खाते समय ध्यान रखिए दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बाजार का नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य नियमन प्लेलिस्ट में हमने बताया कि दही आपको कैसा खाना है, कैसे बनाना है, हमने पूरी विधि बताई है, तो वैसा दही आपको खाना है, ये आपके लिए अच्छा है। उसके बाद मित्रों आपको जो तेल यूज करना है, आप जिस प्रांत में रहते हैं, जिस प्रांत में जो तेल खाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में मूंगफली का तेल खाया जाता है, उत्तर भारत में ये सरसों का तेल खाया जाता है, दक्षिण भारत में नारियल का तेल खाया जाता है, और तिल का तेल, अलसी का तेल, ये हमारे भारत में जो तिलहन उपलब्ध होते हैं, इन किसी भी तिलहन का आप घानी का तेल खाइए। घानी का तेल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि घानी का तेल में जो चिकनाहट होती है ना, वो आपके जोड़ों में लुब्रिकेंट का काम करेगी। वहीं जो रिफाइंड तेल होता है ना मित्रों, ये गड़बड़ होता है, ये जो पहले से गर्म हुआ होता है ना, उसमें चिकनाहट नहीं होती है, पर उसमें विषाक्त पदार्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस बनाने के लिए रिफाइंड तेल पर हमने विशेष अलग से रोगों के कारण प्लेलिस्ट में वीडियो दिया, आप उसको देख लीजिएगा, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको घानी का तेल खाना है, आपको बिल्कुल भी रिफाइंड तेल नहीं खाना है। उसके बाद मित्रों अश्वगंधा और शहद। अश्वगंधा का 2 से 3 ग्राम चूर्ण ले लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। हाँ बेटा मेरे पड़ोसी का बच्चा है, अभी नहीं बेटा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले काम कर लूँ। हाँ वो आवाज़ लगाई ना उसने, वो पड़ोसी का बच्चा देख रहा, दरवाज़ा खुला है, गर्मी के कारण थोड़ा दरवाज़ा मैंने खुला रखा था। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो अश्वगंधा और शहद आपको ले लेना है, इसको आप गुनगुने पानी से सेवन कर लीजिए। ये आप सुबह शाम 2 टाइम भोजन के बाद भी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद करेंगे तो भी अच्छा काम करेगा। और उसके बाद मित्रों आपको अलसी का सेवन करना है। अलसी का ये आप एक मुखवास बना लीजिए। मुखवास बना के, अलसी का मुखवास कैसे बनेगा, अलसी ले लीजिए, उसको पहले क्या करना है, आपको थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और उसमें थोड़ा सा सेंधा या काला नमक मिलाइए, नींबू में घोल लीजिए, उसमें आप अलसी मिला लीजिए। अब ये टेस्ट पर डिपेंड करता है आपको कितना खट्टा कितना कैसा चाहिए। आप एक बार बनाएंगे तो आपको अंदाज मिल जाएगा कि कैसे बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे, आप वो अलसी डाल दीजिए और अलसी को उसमें मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद उसको सुखा दीजिए छाया में, और वो सूखने के बाद उसको आप कढ़ाई में डाल के भून दीजिए। ये अलसी का मुखवास तैयार हो जाएगा। ये मुखवास बहुत स्वादिष्ट भी लगता है, पाचक भी होता है, और ये जो मुखवास है ये आपके जोड़ों में लुब्रिकेंट का काम करेगा। यदि आपको वात के साथ कफ की भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें थोड़ा तिल भी मिला सकते हैं, काला तिल ले लीजिए, सफेद तिल ले लीजिए, वो भी इसी तरह आप मुखवास साथ में बना सकते हैं। तो तिल और अलसी, हाँ ये जो मुखवास आप बनाएंगे ना मित्रों, हफ्ते भर से ज्यादा के लिए ना बनाएं, और बाजार से ना लाएं, क्योंकि बाजार का पुराना है कि ये जो भून जाती है ना चीजें, उसके बाद उसको दोबारा गर्म करो तो उसमें तेल का मात्रा नहीं रह जाता, जो हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं है। इसलिए मुखवास आपको घर में बनाना है, बाजार का नहीं लेना, बाजार का पुराना होगा, दोबारा गर्म करेंगे तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही मित्रों आप आंवला एलोवेरा के जूस का सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा को घृतकुमारी कहा जाता है, तो इसमें घी की मात्रा जो होती है वो भी हमारे लिए अच्छी होती है। आप दूध का सेवन कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, दूध है, दूध में आप घी डाल के भी ले सकते हैं, इससे भी आपका पेट साफ होने में सहायता होगी, और साथ ही आपका जो जोड़ों में दर्द है ना उसमें भी आराम मिलेगा, क्योंकि पेट साफ होगा। जैसे पेट साफ होगा, जैसे नाक से सांस चलेगा, वैसे ही आपके शरीर में धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको बहुत जल्दी राहत होगी। उसके बाद मित्रों इलायची के दाने जो है ना, आप इलायची के दाने मुंह में रख के उसको भी चबा के खा सकते हैं। 2-3 इलायची दिन में खा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये आप लगातार ले सकते हैं, क्योंकि लोग इलायची पहले मुखवास के रूप में भी खाते थे। उसके बाद मित्रों आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी सुबह आप एक बार ले लीजिए, वो काफ़ी अच्छा होता है, वो आपको काम करेगा। और उसके साथ मित्रों कच्चा पपीता एक आप ले सकते हैं। एक क्या करिए कि 250-300 ग्राम जितना कच्चा पपीता ले लीजिए, उसको आप करीब 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए, और थोड़ा पानी 5-7 मिनट उबलने दीजिए। उबाल आने के बाद 5-7 मिनट उबलने दीजिए। उसके बाद ये पानी आप दिन भर सेवन करिए। और पपीते का आप सूप बना सकते हैं, या उसके रायता वगैरह बना सकते हैं, पर रायता जैसा का ना बथुए का, ऐसे पपीते का भी रायता आप बना सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और मित्रों आपको भोजन में और क्या क्या लेना वो भी स्पष्ट कर दूँ। आपके आसपास आप जिस प्रांत
में रहते हैं उस प्रांत में जो भी ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां आपको उपलब्ध हो रही हैं वो सब आपके लिए पथ्य मानी जाएंगी। वो पथ्य हैं आपके लिए, आप वो खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी आपको दालों से परहेज करना है, नॉनवेज से परहेज करना है और कुछ ऐसे बाहर की चीज़ों से परहेज करना है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात क्या है ना, कभी कभी आपके साथ और कौन सा रोग लगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो यदि उस रोग के अनुसार आपको जो चीज़ अनुकूल नहीं हो रही है तो आप खा के देखिए कि नहीं अनुकूल होती, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ अनुकूल हो जाए ऐसा नहीं। आप जैसे संतरा आप खा रहे हैं तो संतरा से किसी को या नींबू ज़्यादा खा लेने से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगे, क्योंकि अभी हमने नींबू बताया आपको, आप चाय में नींबू डाल के ले सकते हैं। तो मित्रों कभी कभी किसी को लगता है जोड़ों में दर्द बढ़ गया तो अब खट्टी छाछ लोगे तो जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा, पर मीठी छाछ लोगे, मीठी नहीं शादी छाछ लोगे तो नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब खा पी रहे हो तो कैसा खा पी रहे हो, कितना ले रहे हो। हमने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा भर भर के लेने चालू कर जाए। दिन में 1 नींबू खाया बहुत हो गया, हर चीज़ लिमिट में लीजिए। हमने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, थोड़ा थोड़ा सबका सेवन करेंगे तो कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं करने वाली है। पर आप एक ही चीज़ पर डिपेंड हो जाएंगे तो चीज़ आपको नुकसान कर सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हमारे इतनी सारी वैरायटी में प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें दी है। आज आपने अंगूर खाया है तो कल आप सेब खा लीजिए, परसों आप संतरा खा लीजिए, बहुत सारे फल हैं, केला खा लीजिए। पर केला जो भी फल आपको खाना है फल आप दिन में खाइए। रात को भूख लगती है तो आप किसी भी सब्जी का सूप बना के ले सकते हैं, या फिर आप दूध का सेवन करिए, दूध में घी डाल लीजिए। ये आप, हाँ मोटापा है तो आप घी डाल के नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना है, आप सूप का सेवन कर लीजिए, आपके लिए सूप अच्छा है। पर मोटापा है तो आपको मोटापा भी कम करना है तो पानी बढ़ाइए, पानी की सही मात्रा करिए तो मोटापा भी आपका कम होने लग जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें चूज करनी पड़ती हैं। तो हमने डिस्क्रिप्शन के वीडियोस आपको सारे बता दिए। उसके बाद आगे हमने मुद्रा, आसन और व्यायाम के तो हमने बता दिया, और उसके साथ ही हमने आपको दिया है कुछ और लिंक, जैसे सफल घरेलू उपचार, सरल भोजन कैसे बनाया जाए, तवा के में धुआं कैसे नहीं उठेगा, हमने भोजन बना के दिखाया। आप करेंगे तो पता चल जाएगा, देखेंगे तो पता चल जाएगा। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, उसके पहले हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहाँ हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो जीवन जीने में सहायता करते हैं, और साथ ही अंत में नंबर दिया है। नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया, कंसल्टेंसी की फीस होती है, पर फीस अंत में। उससे पहले सभी निर्देश वीडियो देखिए, 2 से 3 दिन का समय लगेगा देखने में, पालन करेंगे तो स्थायी समाधान है। हाँ, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जितने साल का रोग है उतने दिन तो दीजिए, असर आरंभ होने में होगा, आप ठीक भी होंगे और आगे जाके अपने सारे काम भी करेंगे, कोई समस्या नहीं है। बस आप में कितना हिम्मत है, कितना जोश है जीने का, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। कितना अपनी जीवा पर नियंत्रण कर सकते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।